जो आज अपने करेंगे वो है कोहार्ट। चारों ही करने की कोशिश करेंगे। इसमें इसको क्या कहते हैं ऑलरेडी तुमने पढ़ा है। मोटे मोटे से जो उस परसों मैंने चार्ट दिखाया था कि भाई किस एरिया की हम बात कर रहे थे, ये कहाँ पे है, ये सारी तीनों चारों चीजें, उससे तुमको और आइडिया होगा कि भाई इसको कैसे दिमाग में क्लासीफाई करना है, कैसे लिखना है, वहां तक पहुंचे कैसे, इतना ही याद रह जाता है तो फिर आगे अपने आप बिल्ड बन जाता है। जैसे कि मैंने बताया था कि ऑब्जर्वेशन स्टडीज के अंडर सम पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग सर ने इसको क्लासीफाई कर रखा है ऐसे करके। तो अलग अलग एरिया, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करेंगे, सर ने ऐसे कर रखा था। तो इसमें है क्या ये, तो जो कोहार्ट है इसमें एक अपने पहले पढ़ी थी हमने केस स्टडी वाली। केस स्टडी याद है क्या पढ़ी थी? हाँ चेतना बता क्या हुआ? अच्छा कोई बात नहीं। तो केस स्टडी वाली थी, तो उसके अंदर क्या था कि हम अपना केस लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, मतलब उसका कौन से टाइप का मैटर है जो हम नोट करते हैं। मैटर था कि जो आज तक उसके साथ हुआ है हम वो नोट करते हैं उसका। तो पिछला, तो मतलब प्रेजेंट हमारे पास जब पेशेंट आता है तो हम कहते हैं तू अपनी कहानी सुना और सारा नोट करते हैं, तो वो पिछला कहानी है। फिर हम उससे बाकी चीजें कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं जो हम उसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, आगे चलेंगे इसके अंदर। ज्यादातर केसेस में लगभग यही है, मेरे को जितना पता है इसके अंदर कि आया है कि भाई आगे चलेंगे। आगे मतलब आज से हम कुछ डिसाइड करेंगे कि इसमें करना क्या है, लिंक क्रिएट कर रहे हैं। पहली बात तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, बैठ के हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या होगा, दो चीजों का, दोनों का आपस में कोई रिश्ता है या नहीं है। और बस इसमें फर्क इतना होगा कि ज्यादातर अभी तक जो हम पढ़ के आए थे ऑब्जर्वेटरी वाली, उसमें इंडिविजुअल चीज हो रही थी या 50-60 लोग हो रहे थे। इसमें नंबर ऑफ पीपल ज्यादा होते हैं और बहुत ज्यादा होता है इसके अंदर। तो उससे जितने ज्यादा लोग होते हैं उससे अपने को उतना ज्यादा उसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ये पता चलता है। भाई अगर तुमने 1 लाख लोगों से स्टडी कर ली तो उससे ज्यादा क्या होगा, है ना? इतना तो कौन करता है, पर अगर ऐसा हो तो ये अपने को हेल्प करता है। तो कोहार्ट में क्या करना है, रिस्क फैक्टर और हेल्थ आउटकम उसका। स्मोकिंग करने से लंग के अंदर डैमेज होता है, इसका क्या कनेक्शन है और कौन से टाइप का डैमेज है। एक टाइप का डैमेज हम लेके चलते हैं, स्पेसिफिक सवाल लेके चलते हैं, रिस्क फैक्टर, और उसका स्पेसिफिक जो असर है उसका सच में क्या है। तो बहुत सारे लोगों को हम ओवर द टाइम जो कर रहे हैं कि भैया स्मोकिंग करना शुरू करा है, उनको ऑब्जर्व करना शुरू करा है, फिर निकालो उसका रिश्ता। ठीक है, तो ये लगभग यही है इसके अंदर जितना पढ़ोगे। ऑब्जर्वेटरी स्टडीज के अंदर ये आता है। ओवर द लॉन्ग पीरियड इसको डिटेक्ट किया जाता है, एनी चेंजेस इन द हेल्थ इन रिलेशन टू द प्रीडिटरमाइंड रिस्क फैक्टर, उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं फॉर कि भाई इसी से हो रहा है। मतलब उसकी हेल्थ में तो अब इतने टाइम तक जब तुम नंबर ऑफ पीपल, इतने बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व करोगे तो उसको कोई ना कोई बीमारी तो आएगी। अब अपने को देखना उसमें ही है कि भाई अगर तुम 1000 लोगों पे स्टडी कर रहे हो और 1000 लोग ऐसा ना सारे हेल्दी ही रहे, तुम उनकी 5 साल 10 साल तक स्टडी करते रहे तो उसके बाद वो सारे हेल्दी रहे, उनको प्रॉब्लम्स आएंगी हेल्थ की। बस वो देखना है कि वो जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं जो हम रिस्क फैक्टर लेके चले थे उससे जुड़ी है कि नहीं, तो सब देखना पड़ेगा उनका। तो बड़ा मैन्यूट लेवल पे उसका डेटा इकट्ठा किया जाता है, तब जाके तुम किसी एक पे सवाल एक तरीके से उसको कह सकते हो दिस इज द कॉज, वरना नहीं कह सकते ऐसे करने के लिए। तो उसके बाद इसने कहा है कि भाई फॉर एग्जाम्पल दैट साइंटिस्ट मे आस्क पार्टिसिपेंट्स टू रिकॉर्ड देयर लाइफस्टाइल फैक्टर्स ओवर द कोर्स ऑफ टाइम एंड दे एनालाइज द वे दीज कोरिलेट विद डिजीज। This form of participants are used in observatory studies. और thus a cohort in a group of people group of people है cohort को कहते हैं जो who share a common characteristic और experience within a definite period। अब सारे के सारे स्मोक करने वाले थे, इस बात से उनका cohort बन गया। बस ये याद रखने वाला होता है, ठीक है।
आगे क्या है कि कोहॉर्ट स्टडी इज ऑब्जर्वेशन स्टडी वेयर द रिसर्चर सिंपली ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस विदाउट अप्लाइंग एनी इंटरवेंशनल देमसेल्फ। कुछ नहीं है उसमें, हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे, ऑब्जर्व कर रहे हैं दूर बैठ के। तो जो एक तरीके का मैंने तुमको क्लासिफिकेशन और दिखाया था, उसमें इंटरवेंशन और नॉन इंटरवेंशन के हिसाब से इसकी क्लासिफिकेशन में नॉन इंटरवेंशन के अंडर ही आ रहा था। ठीक है, तो ये डिफरेंट वेज है किसके अकॉर्डिंग तुम उसको क्लासिफाई कर रहे हो और कहाँ डाल रहे हो एक तरीके से। द कोहॉर्ट स्टडी डिजाइन इज बेस्ट अवेलेबल scientific method for measuring the effect of a suspected risk factor simply because the more rigorous scientific method जो है RCT randomized control trial वो unethical हो जाता है। unethical for the testing of cause of disease, मतलब इतने सारे लोगों का तुम cause of disease निकालने के लिए RCT करते हो। RCT क्या होता है? रैंडमाइज तरीके से, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के आधे लोगों को इसमें डाला आधे को उसमें डाला, तो उसके अंदर आगे जब उसको डिटेल में बढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी कि क्या एथिकल इश्यूज आता है। लेकिन प्रॉब्लम है, ये उसका इजी वर्जन है, वो और कैसे प्रॉब्लम में आता है जब उसको डिटेल में उसकी पूरी स्ट्रक्चर समझोगे तब आएगा उसमें समझ में। पर ये थोड़ा सा अनएथिकल चला जाता है, उसके पर्सनल क्वेश्चंस में चला जाता है, और ओवर द पीरियड जो आरसीटी होती है वो इतना लंबा टाइम चलती भी नहीं। आई डोंट नो, अगर है बहुत लंबे टाइम रेयर केसेस में चलती है। कोहॉर्ट होती है, नंबर ऑफ पीपल, एक जैसे लोगों को बहुत लंबे टाइम तक उसको ऑब्जर्व करते हैं। आरसीटी वाली इतनी लंबी चलती भी नहीं है, वो बहुत जल्दी उसका रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं उसके अंदर। मोर ओवर दे आर यूजली प्रोस्पेक्टिव स्टडीज दैट प्ले ओवर अ फ्यूचर टाइम, आगे जाने वाली है, जो हम पास्ट डाटा नहीं इकट्ठा कर रहे। केस कंट्रोल स्टडीज में पिछला कर रहे थे, बस यही है। लिमिटेशन क्या होगी? जो रेयर डिजीजेज है उसका पंगा बढ़ जाएगा उन लोगों को, क्योंकि रेयर डिजीजेस के एक तो लोग इकट्ठे करने मुश्किल हो जाएंगे रेयर, तो उसके बाद में क्या हो जाएगा कि उसका एनालिसिस करना बड़ा डिफिकल्ट है, कि जिस चीज का क्लियर कट डेटा नहीं है, लोगों के अंदर भी रेयर है, रेयर के बाद लोग रेयर हो गए, अब उतने लोग मिलेंगे कि नहीं मिले, और उसके बाद जो मिले भी फिर भी उसके इंडिविजुअलिटी के अकॉर्डिंग तुम उसका स्टडी करोगे कि भी सारे जो ये रेयर डिजीज वाले थे, हो सकता है वो उनकी अपनी अपनी इंडिविजुअल कॉम्प्लिकेशंस हो। मतलब जैसे कि हम बोलते हैं कि एक ऑटोइम्यून डिजीज आ जाती है, तो वो ज्यादातर केसेस में क्या होता है, सिर्फ उसको एक ही ऑटोइम्यून डिजीज नहीं होती, ओवर द पीरियड एक और ऑटोइम्यून डिजीज उसमें डेवलप हो जाती है ऐसे करके। तो अगर वो डिजीज प्रोग्रेस करती रही है करके, जरूरी नहीं कि भाई ये सच सबके लिए सच हो, लेकिन ऐसा मतलब थ्योरी डेवलप हो जाती है कि भाई थ्योरी है एक चीज से कि भाई एक ऑटोइम्यून डिजीज है तो उसके साथ कुछ ना कुछ दूसरी आ जाती है। कई बार वो दिखती है पूरी, कई बार नहीं दिखती। मतलब कोई जीन हिला है, जरूरी थोड़ा ना एक ही हिलाओ, उसके साथ कुछ और भी हिल गया हो सकता है। वो पकड़ में आए या सिम्टम दे या ना दे, वो बात अलग है उसके अंदर। तो इस तरीके की उसमें देखा जाए जो रेयर डिजीज है उसमें इस तरीके का स्टडी करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। उसका एनालिसिस करना, जो डेटा मिलना, वो उसको इसी से ही कनेक्ट करना कि ये रिस्क फैक्टर, ये जो डिजीज थी इसका इसी के साथ जुड़ा हुआ है, थोड़ा रिस्की है इसके अंदर। बिकॉज इट फाइंड्स केसेस ऑफ डिजीज फर्स्ट, देन वही ढूंढना मुश्किल, then analysis exposure to the risk factor, whereas cohort studies work the other way around, following exposure data and watching the cases of disease that may emerge। उसके अंदर केस जो उसके अंदर कोहॉर्ट में क्या कर रहे हैं कि भाई हम पहले डेट उसको एक्सपोज कर रहे हैं और फिर देख रहे हैं कि दोनों का सच में कोई इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता। और उसके ये उल्टा तरीका हुआ एक तरीके से। हम दोनों का आज से शुरू कर रहे हैं ना, दोनों का, जैसे आज से स्मोकिंग शुरू कर रहे हैं और आज से उसकी बॉडी में आने की चेंजेस देख रहे हैं, तो ऑलरेडी जो सफरिंग है डिजीज की रेयर वाली, उसके साथ अगर एक कोई चीज जोड़ रहे हैं, किसी चीज के मतलब कोई रिस्क फैक्टर जोड़ रहे हैं, तो वो एक अलग सा ट्रैक बनता है उसका कि भाई पहले तो सारे रेयर डिजीज वालों को इकट्ठा करो, फिर रेयर डिजीज वालों को सारों पे एक ही तरीके का क्वेश्चन उसके साथ एक्सपोज करो। अब ओवर दैट उसको हम और बीमार कर रहे हैं एक तरीके से, वो वाला तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। पर करने वाले उसके भी लूप होल निकालते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तरीके से स्टडी तो करना ही पड़ेगा इसको। कोहॉर्ट स्टडीज आर एक्सपेंसिव टू रन एंड यूजुअली टेक मेनी इयर्स, ऑफन डिकेड्स टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स। As with any observation medical research, cohort study can only give clues about disease causes and cannot give definitive proof of link between risk factor and health। ये तो है ही इसके साथ में। इतना टाइम तुम डेफिनेशन नहीं निकाल उसकी, क्लियर कट नहीं बता सकते कि हाँ यही। पर ओवर द टाइम जब तुम्हें किसी चीज का कोई आइडिया ही नहीं है, क्योंकि ऑब्जर्वेटरी है तो तुमको पता है ऑब्जर्वेटरी की क्या लिमिटेशन होती है, लेकिन तुम्हें जब कोई आइडिया ही नहीं है, तुम कहाँ
सच में इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता है स्मोकिंग का कि नहीं। जैसे कि क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि जो लोग, एक स्टडी देखी थी मैंने, डॉक्यूमेंट्री भी है अच्छा नेटफ्लिक्स पे, कि जो न्यूक्लियर प्लांट था एक, उसमें जो काम करने वाले जो लोग थे उस पे, अब वो न्यूक्लियर प्लांट के अंदर जो चीज बन रही है, न्यूक्लियर चीजों पे, उसका जो रेडियो एक्टिव चीजों पे वो लोगों का एक्सपोजर आ रहा है, तो वो कहीं से लीक हो रहा था। वरना रेडियो एक्टिव जहाँ पे भी यूज हो रहा था उसको एक्सपोजर से बचा के बड़ा, मतलब नहीं तो परमिशन नहीं मिलती काम करने की, ऐसे करके लोगों की जान थोड़ा लेनी है, थोड़ा खराब करनी है। पर ओवर द टाइम ये देखा गया कि एक कोई उसमें थी फैक्ट्री जिसमें क्या था, कहीं से वो रेडियो एक्टिव लीक हो रहा था। अब वो कोई लीक हो रहा था तो उसका कोई डिटेक्शन जो चीजें थी शायद वो खराब थी और फॉल्टी होगी ओवर द इयर्स, क्योंकि बहुत टाइम तक तो बिल्कुल सही चलता रहा। बीच में जब वो खराब हुआ इतने में जो चेक करने वाले इक्विपमेंट से शायद वो फॉल्टी हो गए, या लोगों ने ढंग से लगाए नहीं, आई डोंट नो। तो जो एक्सपोज हुए लोग, वो लोग, कैंसर हो गया उन लोगों के अंदर, ओवर द टाइम कैंसर डेवलप होने लगा। तो अब जब बहुत सारे कैंसर केसेस एक ही लोकेलिटी एरिया के अंदर डायग्नोसिस होने लगे, तो उन्होंने अब वो केस करेंगे, केस करेंगे तो इंश्योरेंस मनी चाहिए, और जो कंपनी है जो काम करा रही थी वो फिर बहुत सारी, मतलब अगर तुम्हारे 10 लोग भी बीमार हो गए और वो लोग क्लेम कर लिया, वहां तो क्लेम भी बड़े करोड़ों में होते हैं, तो वो तो लूटी जाएगी। तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि उसके जो ऐसे लोग थे, तो बाद में स्टडी करवाई गई, उसके बाद में सबूत इकट्ठा करने के लिए कि भाई कोर्ट में पेश करने के लिए कि भाई इनको ये इसी से हुआ है। क्योंकि तब भी वो, मतलब वहां जाके कोर्ट में जब तुम सबूत करते हो कि भाई क्या पता कि ये जो ग्रुप ऑफ पीपल, जो लोगों को कैंसर हुआ है, किसी और कारण से हुआ, ये क्या सबूत है कि यहीं से हुआ, ऐसे करके। तो किसी दो चीजों को कनेक्ट करना बहुत मुश्किल है, सबूत देना कि ये इसी वजह से ही हुआ है, वरना कोई और तीसरा फैक्टर नहीं है, जैसे अपनी पहले वाली स्टडीज में भी तुमको बताया था। तो ये एक दिमाग में रखने वाली चीज होती है कि भाई जब तुम 100% किसी चीज का ये बोलोगे ना, इसकी वजह से ही ये है, तो तुम्हारे पास बहुत पक्का सबूत चाहिए। फिर ओवर द टाइम उस पर स्टडी हुई, फिर वो बाद में कोई सबूत इकट्ठे हुए, और बाद में वो कोर्ट में फिर भी क्वेश्चन मार्क में रहा। कुछ लोगों को पूरा कंपनसेशन नहीं मिला, लेकिन फिर भी कुछ परसेंटेज ऑफ कंपनसेशन मिला, क्योंकि फिर भी यही आंसर कि भाई अब यहाँ ये डेवलप किया गया है, कोहार्ट स्टडी करी गई है, तो उसमें भी यही सवाल रहता है कि अभी भी तुम 100% श्योर नहीं हो, तीसरा फैक्टर कुछ हो सकता है, बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है हमेशा। तो ये याद रखने का एक केस में, उससे मुझे याद रहता है कि भाई कोहार्ट क्या था, ऐसे करके। वरना इतनी सारी टाइप की स्टडीज पढ़ते हैं, वो भूल जाते हैं, मिक्स हो जाता है, ये वाली स्टडी कौन सी, ये वाली स्टडी कौन सी थी। उस टाइप की स्टडी को किसी कहानी से रिलेट कर लो, फिर वो याद रहेगी उसके अंदर, उसको याद करना आसान है। अब इसमें क्या एप्लीकेशन क्या है हमारे वाले में, द प्रोसेस ऑफ ड्रग प्रूविंग इज वन ऑफ द बेस्ट कोहार्ट स्टडीज इन विच द हेल्दी प्रूवर्स आर द कोहार्ट, द रिसर्चर कैन ऑल्सो बी कोहार्ट, साथ में जुड़ा हो सकता है। ऑल द चेंजेस इन द बॉडी आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिंग द ड्रग इज नोटेड, दैट मेक्स कलेक्शन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ड्रग एंड द फॉर्म द मटीरिया मेडिका। एक जैसे लोगों को एक जैसी चीज दे दी गई, उसके बाद ओवर द टाइम उसमें स्टडी किया गया, देखा गया, उसके अंदर नोट किया गया। कोहार्ट इज एसेंशियल फॉर द होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू टू एनालाइज द केस इफेक्ट relationship of the efficacy of homeopathic medicine over diseases. RCT are a superior methodology in the hierarchy of evidence because they limit the potential of biases by random assigning one patient pool to a intervention and another patient pool to the non-intervention। जो मैं तुमको पहले समझा चुकी कि दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आधों को देते हैं, आधों को नहीं देते हैं, ये ज्यादा बेटर है। फिर जिनके साथ, जिनको दिया अगर उसी को कुछ हो रहा है और जिसको नहीं दिया उसको कुछ नहीं हो रहा है, तो सीधा सीधा सबूत बनता है, ऐसे वाला ऐसे। और जो दो लोगों को पार्ट में डिवाइड करोगे कि किन लोगों को इसमें डाला या किन लोगों को उसमें डालेगा, उसका कुछ हिसाब नहीं होता, मतलब उसका कोई रूल नहीं होता, किसी को भी इधर डाला जा सकता है, किसी को भी इधर डाल सकता है, उसे कहते हैं रैंडम। जो कोहार्ट है वो खुद ही पहले ही कह रहा है कि मुझे पर्टिकुलर टाइप के लोगों को ही इकट्ठा करना है एक तरीके से, उसमें रैंडम नहीं चलेगा, ऐसे करके। तो उसमें पहले ही बायस आ गया एक तरीके से। अब इसमें आगे बोला, ये इजी, आगे तुम पढ़ लोगे, एग्जाम्पल है, आरटी का एग्जाम्पल दे रखा है, इजी है। आगे वाली है क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल में क्या है, ये भी ऑब्जर्वेटरी वाली होगी। अब इसमें क्या करना है, इन विच द डेटा इज कलेक्टेड एनालाइज फ्रॉम अ पॉपुलेशन एट ए वन स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, जिसे क्रॉस सेक्शन बोलते हैं एक तरीके से। उसको याद रखने का कि क्रॉस सेक्शनल के भी एक सेक्शन निकाल लो। सेक्शन कैसे निकालो, अब उसको जैसे आइसक्रीम की ब्रिक के अंदर से हम काट लेते हैं कि चलो भाई अब इसको आगे ऐसे काटते जाते हैं, तो आगे आगे वाला हम लेते रहते हैं। अगर मान लो कि उसके बीच का कोई सेक्शन निकाल लो ऐसे करके, तो उसे कहते हैं क्रॉस सेक्शन, कि भाई
काट के उसमें पढ़ना। अब वो पर्टिकुलर टाइम के लिए ही स्पेसिफिक टाइम पॉइंट के लिए जब उसका पढ़ते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं तब उस स्टडी को ये बोलते हैं। इसमें क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन दैट टेक प्लेस इन डिफरेंट ग्रुप एट वन टाइम। बहुत सारे, इट मीन्स देर इज नो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, सो नो वेरिएबल आर मैनिपुलेटेड। जब ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंट कुछ कर नहीं, छेड़छाड़ हम कर नहीं रहे। For example, if we want to know whether the percentage of women diagnosed with breast cancer increases with age, we could find the answer by looking at 3 groups of women who are similar but are of different ages. 3 अलग अलग टाइम पीरियड के निकाल लो, उन तीनों को स्टडी करो। Instead of performing an experiment, we could simply record the information that we observe in the group we are examining. A cross-section study can be used to describe the characteristics that exist in a group, but it cannot be used to determine any relationship that may exist. ये तुमको मैं पढ़ने का तरीका भी साथ साथ बता रही हूँ। जैसे जिस टोन में मैं पढ़ती हूँ तुम खुद भी पढ़ोगे दूसरी बुक्स में, तो इस टोन में ही उसका कि भाई क्या क्या चीज का मैं स्पेसिफिक किस पे जोर डालती हूँ। दिस मेथड इज यूज टू गैदर इंफॉर्मेशन ओनली बस, क्योंकि 3 अलग अलग तुमने एक टाइम पीरियड को लिया है, चलो 15 से 20 साल वाली एज ग्रुप, 15 से 20 साल वाली एज ग्रुप है, उस सेक्शन का एक पर्टिकुलर 3 अलग अलग ग्रुप्स बना लिए और उसके बाद उनकी स्टडी कर रहे हैं डिफरेंट ग्रुप्स की, एक वन सेम टाइम। जरूरी नहीं तीनों का टाइम ही सेम करो, तीनों का टाइम अलग अलग भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू तुम्हारा क्वेश्चन क्या है। जैसे इसमें बोला कि भाई ब्रेस्ट कैंसर का है तो वो एज के साथ इंक्रीज करता है, तो हमने क्या बनाया, वी कुड फाइंड द आंसर बाय लुकिंग द 3 ग्रुप्स ऑफ वुमेन हु आर सिमिलर बट आर ऑफ डिफरेंट एजेस, अलग अलग करके इसमें निकाल दिया उसके अंदर। अब पर्पस क्या है इसका, द पर्पस ऑफ द स्टडी इज डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्राइब करो, ऑफन इन द फॉर्म ऑफ सर्वे, ज्यादातर यूजली देयर इज नो हाइपोथेसिस एज सच, हाइपोथेसिस की बात ही नहीं होती इसमें, बट द एम इज टू डिस्क्राइब अ पॉपुलेशन और ए सब ग्रुप विद इन द पॉपुलेशन with respect to an outcome and a set of risk factors. ये एडिशनल इंफॉर्मेशन डाली जाती है, मतलब करना मुद्दा तो यही है कि हम उन 3 जो ग्रुप्स थे उन तीनों की कहानियां नोट करनी है बस। अब तीनों की कहानियां जो नोट हो जाएंगी, जो हम सवाल क्वेश्चनर लेके गए थे वो सब आ जाएगा, तो अपने आप आधे चीजों के आंसर मिल जाएंगे। मे बी उसके करेक्टरिस्टिक और ऐड हो सकते हैं, जो कि जब हम सिर्फ सवाल लेके गए हैं 10 ही सवाल हमने पूछे हैं, आउट ऑफ द वे ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी हो रहे थे, उसमें कुछ नई जानकारी मिल सकती है और हो सकता है कि उसमें से सब वो जो 3 ग्रुप्स थे उन तीनों ने ही कोई बढ़िया सी जानकारी अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए बता दी। जैसे कि भाई जो 45 के आसपास की लेडीज थी वो मीनोपॉज होता था और मीनोपॉज के बाद में उनमें ऐसे सिम्टम आने शुरू हो जाते थे, हॉट फ्लैशेस और ये वो। और ये जो अगर तुम 15 से 20 साल वाले बोलोगे या 70 से 75 वाले बोलोगे तो उनके साथ ये नहीं हो रहा, लेकिन हम तीनों को स्टडी कर रहे हैं एक किस पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रेस्ट कैंसर के हिसाब से, ऐसे करके कि भाई शुरू वालों 15 वालों को नहीं है, 45 वालों को ज्यादा रिस्क बन रहा है और 75 वालों को और ज्यादा रिस्क बन रहा है। हमारा क्वेश्चन ये है कि ओवर द एज ब्रेस्ट कैंसर बढ़ता है, ऐसे करके। तो लेकिन उसमें साथ में एक ग्रुप ने कुछ ज्यादा ही कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दे दिए जो पहले इधर उधर वालों में नहीं थे, ऐसे करके। तो कुछ भी है, रिस्क फैक्टर भी और एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उस सब ग्रुप की, वो सब कुछ हमें नोट करनी है उसके अंदर। नहीं तो ज्यादातर क्या होता है, जितनी जैसे हम स्टडी करेंगे तो ज्यादातर फोकस यही रहता है कि भाई पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन बस यही सवाल है और यही मतलब इन्हीं से हमको आंसर मिल जाए बस इसका। तो ये एक उसका बनेगा, द पर्पस ऑफ स्टडी इज टू फाइंड द प्रिविलेंस of the outcome of interest for the population or subgroup within the population it give at a given point of time। ये जो मुद्दा यही है कि at a given point of time, जो टाइम दिया गया, बस इसी की वजह से उसे क्रॉस सेक्शन बोलते हैं कि वक्त इसका बड़ा फिक्स होता है और वही कि भाई उस एरिया के अंदर उस टाइम पीरियड के अंदर इसका प्रिवलेंस कैसा रहा उसके अंदर, तो ये होता है। तो रिपीटेड क्रॉस सेक्शन स्टडीज मे बी कैरिड आउट टू गिव अ स्यूडो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। आगे जो लॉन्गिट्यूडनल एक लंबी होती है उसका छोटे छोटे सेक्शन बहुत सारे बना लो और सारों को जोड़ दो, ऐसे करके स्यूडो बन जाती है। तो पर्पस है इसका। उसके बाद क्या है, सैम्पलिंग अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी कैसे लेंगे, कैसे सैंपल करते हैं, मतलब ये वर्ड तुमको आगे पता चलेगा। सैम्पलिंग का वर्ड का मतलब है सैम्पलिंग, जैसे मैंने बोला कि तुम 1000 लोग ले रहे हैं, 1 लाख लोग ले रहे हैं, तो और जो पहले कोहार्ट वाले में थे कैसे टाइप के लोग ले रहे हैं, वो सबका कोई एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होगा सबका,
सबको सब स्मोकिंग करने वाले हैं, या सबको इस तरीके से, जैसे मैंने बोला कि सब उस एरिया में काम करने वाले लोग थे, ऐसे करके। तो कोई ना कोई किसी ना किसी वजह से वो एक ग्रुप होगा, ऐसे करके। तो हम कहते हैं उस टाइप के लोगों को इकट्ठा कर लिया गया। तो हमने जो उसको इकट्ठा करना है कि ये लोगों को 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, एक स्टैटिस्टिक है कि भाई उसको किस बेसिस पे इकट्ठा कर रहे हो। सैंपल जो बना रहे हो, सैंपल मतलब जिन लोगों पे हम स्टडी करने वाले हैं वो जो सैंपल है, तो जो हम सैंपल बनाने के तरीके होते हैं कि भाई ये एक तरीका था कि वो सारे उस एरिया में काम करते थे, वो कोहार्ट के अंदर ऐसी ही टाइप की सैंपलिंग चाहिए होती है। क्रॉस सेक्शनल में कैसी टाइप की सैंपलिंग चाहिए होती है कि भाई 3 जैसे टाइम जोन्स अलग अलग हैं, एक ही हम उसमें स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें सैंपलिंग करने का क्या तरीका होगा, किस तरीके के लोगों को इकट्ठा करना होगा। तो सैंपलिंग का मतलब होता है कि भाई इकट्ठा जो कर रहे हो उसके तरीके होते हैं बहुत सारे, कि किस बेसिस पे तुम लोगों को इकट्ठा करते हो। जैसे रैंडम वाले में कोई भी लोग इधर प्लेसिबो में जा सकता है, कोई भी इधर से सकता है, तो सैंपलिंग उसमें रैंडम होती है, ऐसे करके। तो उसमें सैंपलिंग का मेथड होता है रैंडम। आरसीटी में, कोहार्ट में एक तरीके का, आप क्रॉस सेक्शन में पूछ रहे हैं। तो सैंपल जो होगा, फ्रेम फॉर ए क्रॉस सेक्शनल स्टडी टेल अस हाउ वेल आउटकम्स कैन बी जनरलाइज्ड टू ए पॉपुलेशन एज अ होल। Outcomes will be highly representative to the population when the sample is selected on random technique. इसमें भी यही कर रहे हैं ये लोग। In a survey, non-response is a common problem. ज्यादातर क्या होता है नॉन रिस्पॉन्स मतलब, अब मैंने 15 लोग हो अपने क्लास में, मैं क्वेश्चन डालती हूँ, तो उसमें से 7-8 लोग तो फटाफट आंसर दे देते हैं, 2-3 सोच साच के दे देते हैं, और लास्ट के 2-3 लोग होते हैं वो आंसर ही नहीं दे रहे, बोल के कर दो। तो वो लोग नॉन रिस्पॉन्सिव वाले इस तरीके से, कि भाई इसमें ये आ जाता है। टू मिनिमाइज नॉन रिस्पॉन्स इंक्लूड टेलीफोन एंड ईमेल और टू एजुकेट पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्लाइंग एंड द डोर टू डोर इंटरव्यूज, वरना प्रॉब्लम हो जाता है। इन दिस स्टडी द लेवल ऑफ नॉन रिस्पॉन्स इज वन कंसर्न, बट द greater one still is that of biased response, where a person is more likely to respond when they have particular characteristic or set of characteristic. बायस जरूर आता है जब इतने सारे लोगों को तुम स्टडी करोगे, तो हो सकता है उसमें से कुछ लोगों की मेंटालिटी एक तरीके की हो और वो लोग वैसे ही आंसर दें। ये तुम्हें तब समझ में आएगा डिटेल में कि जब तुम्हारा क्वेश्चन कोई सामने हो इसके अंदर, तब आएगा कि बायस रिस्पॉन्स आ जाता है कि भाई सच क्या हो पता नहीं, लेकिन उनके दिमाग में एक तरीके का थॉट बना हुआ था। जैसे कि अब इसी को हम अगर क्रॉस सेक्शनल में सोचते, जो मैंने एग्जांपल दिया कि ओवर द टाइम वो एक तरीके के लोग थे, उनका कोहार्ट बनाया गया था, और ऐसे करके अगर इसमें सोचो कि भाई उनकी जो लोग बीमार हुए उनका क्रॉस सेक्शन निकालते कि डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे उनका क्या आता, कोहार्ट ना करते, ये करते क्रॉस सेक्शन वाली कुछ और सवाल लेके, तो हो सकता था कि वो लोग अपने दिमाग में अपनी डिजीज को उसी बात से जोड़े बैठे हो कि भाई हाँ हम सब, मैं और मेरे जितने लोग थे, मेरी जो डिजीज थी, मेरी जो स्मोकिंग है या कुछ भी है, ये रीजन नहीं है मेरे कैंसर का, मैं स्मोक कर रहा हूँ, वो किसी और ग्रुप में है स्मोकिंग का, हम स्मोकिंग और कैंसर को जोड़ रहे हैं। लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो लोग कहें कि भाई हम तो वहां एक्सपोज हुए थे और वहीं से हमारा ये आया है, स्मोकिंग का हमें पता नहीं, ऐसे करके। हो सकता है सच ये हो कि स्मोकिंग की वजह से उनका कैंसर बन रहा हो, ना कि उसकी वजह से। तो उनके दिमाग में किसी भी तरीके का बायस आ सकता है कि वो कहानी वहां से जुड़े बैठे हो, सच पता नहीं, जब तक कि प्रूव नहीं हुआ तब तक पता नहीं, ऐसे करके। तो ऐसे वो किसी और चीज से भी कर सकते हैं। ओवर द टाइम ये भी सोचते हैं कि भाई हम सब लोग ना, ये 5-6 लोग थे, वो एक रेस्टोरेंट से खाना खाने जाते थे और वो लोग कुछ मिक्स करते थे उसमें, मतलब मेटल्स ज्यादा होते थे, उनके बर्तन ऐसे होते थे कि भाई कुछ भी, किसी भी चीज को कोई भी ब्लेम करना होता उसके अंदर, तो वो ओवर द टाइम उन्होंने हमारे को खराब किया, ऐसे करके। जैसे कई पेशेंट आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब जब तक मैं घर पे था, जैसे कि जो 18-19 साल के बच्चे होते हैं कि अब वो कॉलेज जो है हॉस्टल चले गए, तो हॉस्टल का खाना खाने की वजह से हम बीमार होने लग गए। लेकिन तुम उससे पूछोगे तो हॉस्टल का खाना खाने की वजह से बीमार होने, तुम्हारे हॉस्टल में कितने लोग हैं? 150 लोग हैं, 150 के 150 बीमार हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, 150 के 150 बीमार नहीं है। उसमें से कितने लोग बीमार हैं? क्या तुम्हारी क्लास में कितने लोग थे, उसमें से कितने लोग बीमार हैं? तो कहते हॉस्टल का खाना ही रिस्पॉन्सिबल है, बॉडी भी रिस्पॉन्सिबल है, दोनों चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है कि भाई एक ही चीज रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। वो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो 150 लोगों को मिल रही है, लेकिन उसमें से कितने लोगों की बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है उसके लिए, वो तुम्हारी इंडिविजुअलिटी है, ऐसे करके। लेकिन दिमाग में ही होता है कि तुम्हारी बॉडी वीक है तो अपनी बॉडी को रिकवर करो, और उसके बाद में वही खाना खाओगे तो वो उसी से चलेगा जो कि बाकी लोग भी चला रहे हैं। हाँ, ओवर द टॉप ही कुछ उन्होंने कुछ मिक्स कर दिया, वो बात अलग होती है, फिर वो सब पे ही आता है। अगर तो फूड पॉइजनिंग होती है फिर सबको ही होती है,
वाली, ऐसा नहीं होता उसके अंदर। हाँ, कुछ परसेंटेज में होती है, किसी को थोड़ी कम होती है, किसी को ज्यादा होती है, लेकिन इफेक्ट सब पे आता है, वो भी इंडिविजुअलिटी के अकॉर्डिंग। तो अगर तुमने कुछ ऐसा मिक्स कर दिया तो 100 के 100 लोगों के साथ होगा, किसी को कम होगा, किसी को ज्यादा होगा, रेयरली किसी को अगर कोई बच जाए तो वो कुछ ज्यादा ही बात है कि उसकी अमाउंट भी डिपेंड करती है कि उसने अमाउंट कितना लिया था, ऐसे करके कि भाई थोड़ा अमाउंट में खाया था उस टाइम या ज्यादा अमाउंट में खा लिया था, और ज्यादा वाले को ज्यादा हो सकता है कि रिस्पॉन्स ज्यादा आया हो, कम वाले को कम आया हो। तो आगे जो मैं और पढ़ेंगे तो उसका ये भी एक लॉजिक है किसी चीज को प्रूव करने का आगे। तो दिस इज मतलब एक थ्योरी बनती है उसके अंदर। तो अब जो क्रॉस सेक्शन में हमने पढ़ी वो सिर्फ इतनी पढ़ी कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उनको लेंगे और स्टडी करेंगे, टाइम फ्रेम्स अलग अलग हो सकते हैं और उनका कंपेरेटिवली ग्रुप्स अलग हो जाएंगे बस उसके अंदर। एडवांटेज क्या है इसका? रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव एंड टेक मच लेस टाइम कंडक्ट, कैन एस्टिमेट प्रिवेलेंस ऑफ आउटकम ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज सैंपल इज यूजली टेकन फ्रॉम द होल पॉपुलेशन। इसके अंदर क्या किया, कोहार्ट में हमने पर्टिकुलर टाइप के लोग इकट्ठे करे और सारी कहानी वही बताएंगे। इसमें क्या किया कि हमने खुली छोड़ दी, उसमें से रैंडमली लोगों को उठाया, रैंडमली लोगों को उठाया तो रिप्रेजेंटेशन अच्छी होगी, किसी को सबकी बॉडी अलग अलग होगी, और उसके बाद उन लोगों को जो हमने इकट्ठा कर लिया और टाइम पीरियड्स में बांध के उसको पढ़ा। तो ये अच्छा तरीका है, ज्यादा बेटर तरीका है किसी चीज को सच्चाई पता करने का। जैसे कि अब इसको इस तरीके से याद रखो, ये चीज बहुत बाद में लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं कि क्या है, क्या मतलब है इसका। पूरा सिलेबस होने के बाद भी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन रह जाता है कि आरसीटी कैसे बढ़िया हो जाता है। आरसीटी में कि भाई अब मुझे समझ लो कि एक अफवाह फैल गई है किसी भी टॉपिक पे, जैसे मान लिया कोविड के टाइम में फैली हुई थी, तो मतलब अब अफवाह फैलाने वाला कौन है कि सच क्या है, कैसे पता चलोगे? तो तुम क्या करते हो कि अपने 10-15 रिश्तेदारों को फोन करते हो, इधर उधर 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 उधर, सभी लोग एक ही बात कर रहे होते हैं, और मैक्सिमम लोग एक ही बात कर रहे होते हैं। तो उसके बाद लगता है कि यार सबकी सब यही बात कर रहे हैं, झूठ कितना फैला होगा, कोई तो अकल लगाएगा कहीं से तो कि सबको यही बात है। मतलब हो सकता है जिस एरिया का तुमने इकट्ठा किया हो, तुम्हारे रिश्तेदारों का जो सर्कल हो, सच में सबको पता चला हो, दूसरी साइड की दुनिया की कहानी भी तो सुनो, वो क्या कह रही है, ऐसे करके वहां कोई बात है कि नहीं। तो अफवाह को पकड़ना, या एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि भाई जितने इधर उधर वाले लोगों को कि भाई तुमने राजस्थान वाले को किसी को किया, महाराष्ट्र वाले को कर दिया, केरला वाले को कर दिया, तो तुमने बहुत रैंडमली दूर दूर लोगों से बात करी। तो अगर कोई बात होगी ऐसे करके तो वो सब पे आएगी, सबको पता चलेगी धीरे धीरे, तो वहां से पता चल जाएगा कि भाई जो सब पे चल रहा है इसका मतलब वो सच होगा। लेकिन अगर आधे लोग ये बोल रहे हैं, आधे लोग ये बोल रहे हैं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है इसके अंदर। तो जो वो पता कैसे चलती है गड़बड़, जब वो रैंडमली तुम इतने लोगों में से कुछ काम करते हो। ऐसे इतने रैंडमली लोगों की जब बॉडीज को इकट्ठा करके, एक तरीके से तुम लोगों के पीपल को इकट्ठा करके जब तुम स्टडी कर रहे हो तो उनकी डिफरेंस आ जाती है, बजाय कि एक तरीके के लोगों को इकट्ठा करके उस पर स्टडी करो। तो ये होता है, मतलब दिमाग में रखना कि जो आरसीटी होती है वो हमेशा बेस्ट क्यों होती है, क्योंकि वो पूरी पॉपुलेशन को डिनोट कर रही होती है। इधर उधर पूरे इंडिया को डिनोट कर दिया तुमने, और कहा तुम वही कहानी सिर्फ इधर बैठ के, राजस्थान या पंजाब में बैठ के इधर के लोगों को इकट्ठा करके सोचते यार ये तो पूरे भारत में यही हो रहा है, ऐसे करके। तो वो एक गलत तरीका है उसको किसी भी चीज का आउटकम निकालने का। मैनी आउटकम्स एंड रिस्क फैक्टर कैन बी असेस्ड। हाँ, क्योंकि जल्दी हो गई, पैसे नहीं लगे और क्लियर कट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो जो मिल जाएगी वो सारे लोगों पे लगेगी, होल ऑफ द पॉपुलेशन पे तुम लगा सकते हो उसका आंसर। तो फिर क्या होगा कि तुम बहुत चीजें एसेस कर सकते हो, जो आउटकम्स होंगे, रिस्क फैक्टर्स होंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तुम कैच कर सकते हो। यूजफुल फॉर पब्लिक हेल्थ प्लानिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजीज एटोलॉजी एंड फॉर द जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस। मतलब जो मेजर प्लानिंग करने वाले, जो मैं बताया था कि रिसर्च क्यों करते हैं, मेजरली प्रोसेसेस प्लानिंग करने के लिए, जो नए जिसे कहते हैं कि भाई कुछ नया नियम लाओ, कुछ नया क्या कहते हैं समथिंग, इसको पैसे कुछ नया स्कीम लाओ, सॉरी वर्ड जो होता है स्कीम लाओ। तो नई स्कीम लाने के लिए, कुछ लाने के लिए जो इस तरीके की स्टडी की जाती है क्रॉस नेक्सुला से करके, देयर इज नो लॉस ऑफ फॉलोअप्स। मतलब अगर तुम पकड़ के फॉलोअप्स ढंग से लेते रहते हो उसके अंदर, तो वो बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि टाइम पीरियड एक पर्टिकुलर है और तुमने उन लोगों को अच्छे से रैंडमली असाइन किया गया है, और जो कुछ लोग जो नॉन रिस्पॉन्सिव हैं उनको पकड़ो बस। नहीं तो उसका फॉलोअप बड़ा अच्छा है, क्योंकि फिक्स टाइम पीरियड के लिए बड़ी स्ट्रक्चर्ड स्टडी है, इस वजह से कि तुमने इतना ऐसे 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 करना है। क्रॉस सेक्शनल वाली जब इतनी लंबी हो जाएगी 20 साल की, 15 साल की, तो उसमें काहे का स्ट्रक्चर, कौन किधर कौन मर गया, बीच में किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया, बीच में कुछ और वो करने लग गया,
तो उसके बाद जो उसका आउटपुट आएगा उसकी इन्फॉर्मेशन धुंधली होगी, इसकी सही आती है ज़्यादा। लेकिन क्या डिफिकल्ट टू मेक कैजुअल इन्फरेंस, कॉज वाला जो होता है वो इससे फिर भी मुश्किल है अभी। ओनली कैसे, क्योंकि जब एग्जाम्पल्स पढ़ोगे तब पता चलेगा कि प्रैक्टिकल लेवल पे कहाँ है। थ्योरेटिकल लेवल पे तो ये लगता है कि यार ये बेटर है, ये सही है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल जब तुम करते हो तब पता चलता है कि यार अभी भी इसका कॉज पकड़ना मुश्किल है इसका। ओनली ए स्नैपशॉट द सिचुएशन में प्रोवाइड डिफरिंग रिजल्ट्स इफ अनदर टाइम फ्रेम हैड बीन चूजन। ये जो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, यही इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी है कि भाई एक स्नैपशॉट ही लिया तुमने, हो सकता है वो कहानी आगे या पीछे चली गई हो और जिस टाइम में तुमने पकड़ी हो और उस टाइम में ना मिली हो। तो ये इसका सबसे पॉजिटिव और नेगेटिव भी है। और इंसिडेंस बायस जिसे बोलते हैं, स्पेशली वही इंसिडेंस की उस टाइम में हुआ कि नहीं हुआ, प्रिविलेंस और इंसिडेंट उस वक्त में उस जगह पे ऐसा कुछ हो रहा था कि नहीं हो रहा था, स्पेशली इन ए केस ऑफ लॉन्गर लास्टिंग डिजीजेस एट एनी रिस्क फैक्टर दैट रिजल्ट इन डेथ विल बी अंडर रिप्रेजेंटेड अमंग दीज ऑफ द डिजीज। ये इसका मेन मुद्दा है कि भाई उसके साथ यही हुआ होगा, इतना लंबा चला गया, क्रॉस सेक्शन वाला था और बहुत लंबा चला गया, उसके बाद उसकी डेथ हो गई, उसकी ढंग से समझ में नहीं आएगा कि जो हमको जो इन्फॉर्मेशन मिली वो सही थी नहीं थी, ऐसे करके। तो कुछ कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, कोई भी स्टडी जिसे बोलोगे कि ये बिल्कुल परफेक्ट स्टडी यही करनी चाहिए सबको, नहीं। सिचुएशन के हिसाब से, सिचुएशन मतलब तुम्हारे पास पैसा कितना है, तुम्हारे पास सवाल क्या है, सबसे पहले तो सवाल क्या है, सवाल जिसका आंसर तुम ढूंढना चाहते हो, वही तो तुमको सारे स्टेप्स बताए थे कि तुम्हारे पास डेटा मिला कि नहीं मिला, मिल गया, किसी और ने करी तो नहीं करी, कर ली तो उसके बाद तुम नहीं ढूंढोगे, अगर नहीं करी तो तुम सोचते हो कि तुम्हारी एबिलिटीज में है भी कि नहीं, ऐसे करके। तो हर चीज में जब ये सब कुछ करके फिर जाके एक स्टडी डिजाइन तुम डिसाइड करते हो, तो भाई ये वाला सेट रहता है। इसके अंदर मैक्सिमम दे सकते हो तुम, कभी 100% रिजल्ट ना दो, लेकिन उसके आसपास का भी आंसर दे देते हो, एक आइडिया दे देते हो। ऑब्जर्वेटरी स्टडी है, इसके साथ ये इतना ही आंसर मिल सकता है, तुम इतना दे देते हो तो वो भी चलता है उसके अंदर। अब होम्योपैथी के अंदर वेरी फ्यू स्टडीज, क्रॉस सेक्शन स्टडी थ्योरी ऑफ मियाज्म पे, ये सब, ये 2-3 एग्जांपल्स हैं इसमें हुई थी, बहुत रेयर हैं ये चीजें। लॉन्गिट्यूडनल वाली नेक्स्ट इसके अंदर करते हैं, 2 ही करेंगे आगे। लॉन्गिट्यूडनल वाली कैसे है, लाइक ए क्रॉस सेक्शन स्टडी इज ऑब्जर्वेशनल, इट इज अ कोरिलेशन research study that involves repeatedly observations of the same variable over long period of time, perhaps decades। आगे समझाती है इसके अंदर क्या है। To be defined as longitudinal research, researchers meet with the subjects many times on a regular basis, for example every 2 months or every 5 years. The length of the time is depend on the topic of the research, the length of the study and the age of the subjects. The identifying features of the longitudinal research doesn't establish cause and effect, but only a relationship between 2 factors or characteristics। इतना वक्त लगाया लेकिन पता फिर भी यही चला कि उनमें कुछ रिश्ता भी है या नहीं, बस इसकी वजह से ये हुआ है, ये नहीं फिर पता। क्या फायदा भाई इतनी कहानी करने का। Longitudinal studies are often used in sociology to study life events throughout lifetime or generation, and in psychology the study developmental trends across the lifespan, कैसे कैसे life unfold हुई। This is the benefit of this study, also it requires enormous amount of time, तो ये इसका नुकसान हो जाएगा। इसमें क्या है कि भाई जब ये बताया कि कोहार्ट में हमने पर्टिकुलर टाइप के लोगों को इकट्ठा करके ओवर द टाइम आगे किया, और 2 चीजों के साथ स्पेसिफिक कि भाई स्मोकिंग और ये, इसका आपस में कुछ है, ये लोग स्मोक कर रहे हैं, आज से ये स्मोक करना शुरू कर रहे हैं, आज से इनकी लाइफ में ये चेंज आ रहा है, तो देखा जाएगा उसका उनकी हेल्थ पे क्या इफेक्ट आ रहा है, ऐसे करके। और पर्टिकुलर टाइप के लोग हमने इकट्ठे किए थे। इसमें क्या किया है, ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल वाली टाइप की ही है थोड़ी सी, बस क्रॉस सेक्शन थोड़ी लंबी कर दो एक तरीके से। तो इसमें भी मामला पीछे से रैंडम ही रहने वाला है, तो रैंडम लोगों को ऐसे करके इन्होंने असाइन करके ओवर द टाइम वो उसका पढ़ेंगे। पर इसमें भी वही रैंडम की जो प्रॉब्लम होती है कि भाई सच में सीधा सीधा है कि नहीं, ये नहीं पता चलता। हाँ, रिश्ता है ये पता चलता है, बस ये क्रॉस सेक्शन से थोड़ी ज्यादा बड़ी होती है, क्योंकि कई चीजें क्रॉस सेक्शन में कवर की जा सकती है। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर को तुम पढ़ लो 1000 या 2000 लेडीज को इकट्ठा करके, तो तुमको उतने में शायद 6 महीने में, साल में उन लोगों को स्टडीज करके तुम आंसर दे दोगे 2 साल में। लेकिन अगर कोई सवाल ही ऐसा है, डिजीज ही ऐसी जो ओवर द टाइम बन रही है, कन्वर्ट हो रही है, सेकेंड रिस्क फैक्टर की भाई
ब्रेस्ट कैंसर वाली डिजीज को यूट्राइन कैंसर होने के चांसेस कितने होते हैं, तो वो अब ओवर द टाइम तुमको बहुत सालों में देखना पड़ेगा। सारी ब्रेस्ट कैंसर वाली इकट्ठिया करो, उसके बाद में कोहार्ट की तरह उसको स्टडी करना है या लॉन्गिट्यूडनल की तरह रैंडम करके उसको करना है, तो क्या फर्क आ रहा है उसके अंदर, तो ये उसमें ऐसा देखना पड़ेगा। टाइप क्या है, पैनल स्टडी, कोहार्ट स्टडी, जैसे इसमें बता दिया कि भाई लॉन्गिट्यूडनल होगी, कोहार्ट का भी एक यही तो टाइप हो गया इसके अंदर। रिट्रोस्पेक्टिव कि आज तक की जो इकट्ठी करी है पुरानी, रिट्रो मतलब पीछे वाला। 3 मेजर हो गए, तो इसमें पैनल वाले में इट इन्वॉल्व सैम्पलिंग अ क्रॉस सेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, ऐसे करके पैनल मतलब एक तरीके का पैनल नहीं इकट्ठा करता है कि भाई ये पैनल है, ये लोग हैं, ऐसे करके। तो इसके अंदर भी क्या कर रहे हैं ये लोग, इट इन्वॉल्व सैम्पलिंग अ क्रॉस सेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। इसका एग्जाम्पल मैं तुम्हें कैसे दूं, होम्योपैथी में एक्चुअली कम हुई है तो इसका एग्जाम्पल भी समझना मुश्किल हो जाता है। चलो आगे देते हैं, कोई बात नहीं। कोहार्ट में तुमको पता ही है कि भाई इन्वॉल्व सिलेक्टेड है ग्रुप ऑफ, एक स्पेशल इवेंट के हिसाब से, किसी चीज के हिसाब से उन लोगों को इकट्ठा किया, या जोग्राफिकली इकट्ठा किया, या हिस्टोरिकली एक्सपीरियंस उनका सेम था, कैसे ना कैसे किसी उनका कोई एक्सपीरियंस सेम है, जगह है, या एक इवेंट के आसपास हो है। जैसे कि वो लोग थे, उन लोगों पे स्टडी हुई थी हिरोशिमा नागासाकी वालों को, वो पूरा एरिया सेम हो गया, तो हिस्टोरिकल मतलब वो उनका लोकेशन सेम था, ऐसे करके उसके हिसाब से। तो ये होगी ओवर द टाइम, वो बहुत कम से कम मेरे को लगता है जब से हुई है, आई थिंक कब की बात है, वो 30 साल हो गए तब से उनमें स्टडी हो, अभी भी हो रही है, ऐसे करके। इसके अंदर रेट्रोस्पेक्टिव क्या है, इन इन्वॉल्व्स लुकिंग एट द पास्ट बाय लुकिंग एट द हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन सच एज मेडिकल रिकॉर्ड्स। पीछे की भी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हो सकती है, बहुत लंबी, बैक भी जा सकते हैं इसके अंदर। तो अभी तक जो पढ़ी कोहार्ट वाली हमने पढ़ी वो लगभग आगे की ही बात करी थी, मैंने कहा ज्यादातर आगे ही होती है इसके अंदर। और जो हमने पढ़ी इससे पहले वाली क्रॉस सेक्शन वाली, वो भी आगे की ही करी, या प्रेजेंट आज सेक्शन ऑफ टाइम के अंदर उन लोगों को जो उनके साथ हो रहा है वो इकट्ठा कर लिया। इसमें देखा कि वे इधर भी जा रहे हैं और इधर भी जा रहे हैं इसके अंदर। एग्जाम्पल कैसे बताया, जैसे कि सोर्स ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। ओके, कैसे, सोचो कि भाई होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका कैसे बनी, कहाँ से बनी। ड्रग प्रोविंग तो थी, और क्या थी, और कहाँ से मैटर आया उसके अंदर। तो पिछला चल रहा है, इसका मतलब जो मेडिकल रिकॉर्ड से मुझसे कहते हैं पिछला जो सामान इकट्ठा होगा वो सारा वो कहाँ से मटीरिया जो मेडिका बनी, जैसे कि मेडिका प्यूरा बनी, तो सिर्फ और हैनिमन की ड्रग प्रूविंग से थी, या हैनिमन ने कुछ और किताबें भी पढ़ी थी और उस किताबों का मटेरियल इसमें डाल दिया, ऐसे करके। या कुछ और भी होम्योपैथिक मटीरियल किसी और टाइप का, एलन वाला ने कैसे बनाया, तो क्या क्या उसमें सामान इकट्ठा हुआ था, तो वो पीछे जब पढ़ोगे, सारा मैटर इकट्ठा करोगे तो वो निकलेगा उसमें। और क्योंकि ये बहुत टाइम का मैटर इकट्ठा होगा, कितने टाइम का, मटीरियल मेडिका बनते हैं कितने 200 साल से, जब से होम्योपैथी बननी शुरू करी है तब 200 साल का सारा मैटर इकट्ठा करो उसका, तो वो निकलेगा उससे। तो अगर थोड़े टाइम के लिए होता, क्रॉस सेक्शन वाला होता, अब इस क्रॉस सेक्शन को बड़ा कर लो टाइम को। तो लॉन्गिट्यूडनली का स्टडी का एक ही मतलब है कि टाइम बहुत लंबा है, बहुत लंबे टाइम का काम है इसके अंदर। तो आगे का तो है, तो आगे का तो जीना है अभी, मतलब अगर मुझे आगे 30 साल के लिए करना है तो वो जैसे कोहार्ट में हम जैसे कर रहे हैं, पर्टिकुलर लाइफ के लोगों के साथ कर रहे हैं, तो वो आगे जीना है, तो वो तो आगे वाले के तो 30 सालों में जीने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम पिछले 30 सालों की, जैसे कोई हमने पिछले 200 सालों का मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो लॉन्गिट्यूडनली स्टडी थी, इतने सालों का इकट्ठा किया, तो हमने 200 सालों का इकट्ठा किया या 30 सालों का इकट्ठा किया, तो वो लॉन्गी है, तो वो भी लॉन्गिट्यूडनल ना, लॉन्गी कितना लंबा सामान इकट्ठा किया उसके लिए। डेवलपमेंट ऑफ मियाजम, ये भी सारा, ये इफेक्ट ऑफ एलिएशन, ये सारे सवाल इसी से मिलेंगे तुम्हें कि भाई कैसे कि ओवर द टाइम इसका आंसर मिलता है मैटर इकट्ठा करके। भले तुम पिछला इकट्ठा कर लो, ज्यादातर अपने इसमें पिछला ही होगा, आगे वाला तो क्या ही होगा, तो आगे का होगा बाकी चीजें। ठीक है, लास्ट है क्रॉस सेक्शन। दोनों को जोड़ लो, सेक्शन वाली को और लॉन्गिट्यूडनल वाली को। कैसे होगा, एक लंबा पीरियड, उसमें से लंबा पीरियड भी था टोटल, और उसमें से सेक्शन की भी स्टडी करी है शायद। इट इज अ कंपैरिजन ऑफ 2 सेपरेट वेरिएबल्स बट इक्विवेलेंट लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, ईच कवरिंग अ डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। अरे वाह, सोच, इसको दोबारा ध्यान से लाइन पढ़ोगे। इट इज अ कंपैरिजन ऑफ 2 सेपरेट वेरिएबल
but equivalent longitudinal study each covering a different time period. हम दो different variable पढ़ रहे हैं, मतलब एक हम क्या पढ़ रहे थे, जैसे मैंने बोला कि भाई हमने कोहार्ट में पढ़ा कि भाई स्मोकिंग का कैंसर के साथ जोड़ के चल रहा. अगर एक स्मोकिंग के साथ कुछ और भी है, उन्होंने बोला कि एक स्मोकिंग को कैंसर के साथ तो करो, दो चीजों का एक वेरिएबल और जोड़ लिया, दो वेरिएबल कोई और मतलब कर लिए, तो अगर तुमने स्मोकिंग के साथ अल्कोहल कर लिया तो अल्कोहल का कैंसर के साथ या अल्कोहल का किसी और चीज के साथ, मतलब तुम दो तरीके के वेरिएबल्स को ट्रैक कर रहे हो उसके अंदर. तो ओवर द टाइम तुम ट्रैक कर रहे हो और सेक्शंस में भी ट्रैक कर रहे हो उसके अंदर. फॉर एग्जाम्पल, हाउ डिड द proportion of symptoms of Dulcamara during its proving appear or modify in damp or fine weather. हाँ, मतलब पूरे साल अगर तुम्हें प्रूविंग कर रहे हो तो पूरे साल डल्कामारा में कैसे सिम्टम्स आ रहे हैं और स्पेसिफिक उस टाइम के अंदर जब मौसम चेंज हो रहा है तब कैसे आ रहे हैं, तो टाइम स्पेसिफिक हो गया उसके अंदर. लेट अस इलस्ट्रेट दिस क्वेश्चन कैसे, बाय लुकिंग लॉन्गिट्यूडली द अपीयरेंस एंड चेंजेस ऑफ द सिम्टम डल्कामारा इन प्रूवर आर ऑब्जर्व्ड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन देन बाय कंपेयरिंग द सिम्टम्स एट डैम्प और फाइन वेदर. दोनों में पूरे साल का 12 महीने की ड्रग प्रूविंग में क्या हुआ और उस वाले में सिम्टम्स में क्या हुआ, दोनों को कंपेयर करो. One can determine the effect of environment over Dulcamara. इससे पता चल जाएगा कि भाई एनवायरमेंट की वजह से ऐसा चेंज आ रहा था, लेकिन ये तभी समझ में आएगा जब ओवर द टाइम हम देख पाए और सेक्शन वाइज भी हम देख पाए. क्रॉस सेक्शुअल स्टडी इज यूज्ड टू एन अटेम्प्ट टू बोथ शॉर्टन द लेंथ ऑफ द रिसर्च एंड मिनिमाइज डेवलपमेंटल असम्पशंस. थ्योरी की बात है, पर बात यही है कि इससे फायदा यही होता है कि अब तुम पूरे 12 महीने को कि सिम्टम्स को उस सेक्शन में से कंपेयर कर पाए तो कितना बेटर अंडरस्टैंडिंग है. और ये किसी शायद किसी और टाइप ऑफ स्टडी के अंदर हम इस तरीके का तरीका नहीं सोच पाए. ये हम एनालाइज खुद कर पाए वो बात अलग है कि भाई अपने दिमाग से हमने एनालाइज कर लिया ऐसे करके कि भाई हाँ इतना 12 महीने पढ़ा और फिर यार इस टाइम के अंदर ये अलग कैसे हो गया. मे बी तुम्हारे दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन उस टाइम से क्लिक हो जाए, लेकिन हो सकता ना भी हो. ओवर द टाइम पढ़ ली, 12 महीने का इकट्ठा कर लिया और 12 महीने का तुम वेदर से उसको कैलकुलेट ही ना कर पाए. तो तुमने वेदर को भी कैलकुलेट किया और ड्रग प्रूविंग के भी कैलकुलेट किया. तुमने दो वेरिएबल कैलकुलेट कर लिए उसके अंदर कि जनरल डल्कामारा क्या प्रूविंग देती है और वेदर के अकॉर्डिंग क्या करती है, ऐसे करके. ठीक है, तो तुमने दो वेरिएबल उसको छेड़ दिया. ठीक है, बताओ अभी तक इसमें कोई दिक्कत? बताओ बताओ. कोई सवाल समझ आया? तीनों चीजें, चारों चीजें? हाँ ना, समथिंग. कहाँ गायब हो जाते हो? अरे कुछ तो बोलो, मेरा कनेक्शन भी है कि नहीं? समझ आया? ठीक है, ओके. आगे चले. चलो फिर उस दिन मैंने तुमको चार्ट दिखाया था जिसके अंदर हाँ क्या चीज, लॉन्गिट्यूडनल वन टाइम, या ठीक है, थोड़ा सा आ गया, थोड़ा सा पढ़ के आ जाएगा बिल्कुल. उस दिन मैं तुमको एक चार्ट दिखाया था. उस चार्ट में आगे जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं ऐसी बहुत छोटी छोटी टाइप की स्टडीज हैं. वो तुमको और इसमें दे दूंगी पढ़ने के लिए. मतलब मेनली शायद एग्जाम पेपर में देख लेना कि कुछ और थी क्या जो मेरे से मिस हो गई, क्योंकि ऐसे ये बहुत सारी हैं छोटी छोटी ऐसे करके. तो क्वेश्चन पेपर में देख लेना कि कोई मिस हो गई तो अपने उसको पढ़ लेंगे उसके अंदर एक्स्ट्रा निकाल के. क्योंकि अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है उसका तुमको दिखाई थी मैंने कल कि भाई हम क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं. क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं जो हम फेजेस में करते हैं कि फेज 0,
फेज 1, फेज 2, फेज 3 बोलते हैं। किसी चीज का हम नई मेडिसिन निकालें तब भी यही करते हैं, पुरानी जो मेडिसिन होते हैं उसको री-वेरीफाई करने के लिए भी हम वही करते हैं। तो इस तरीके से वैक्सीन बनाया उसके लिए ही करते हैं। तो तुमने बहुत कॉमनली सुना होगा कि भाई ये फेज 1 पे चल रहा है जी, ये फेज 2 पे चल रहा है, ये फेज 3 पे चल रहा है, ऐसे करके। तो मोटे मोटे तौर पे क्या हो रहा है उसके अंदर, तो हम वो उसको डिटेल में पढ़ते हैं उसके अंदर। कि ज़्यादातर तुमको क्वेश्चन आया हुआ है जो सिलेबस है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था क्लिनिकल ट्रायल्स वाले पे, कि क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होता है, या होम्योपैथी क्लिनिकल ट्रायल्स, या समथिंग, कहीं पे भी जो ट्रायल्स आ जाए, ट्रायल्स वर्ड का नाम आ जाए उसके अंदर पढ़ेंगे। अरे यार इसको फिर ओपन नहीं हुआ इसकी क्लिनिकल ट्रायल्स थी, ये मैंने तुमको बुक बताई थी एक, ये वाली। दिख रही है तुमको शायद, ठीक है, ये वाली, ये है CRH ने डाली है, और इसमें लिखा हुआ है कि ये सारा लिखा हुआ है। ये तुमको मिल जाए तो तुम्हें बहुत काम आएगी। काम कैसे, जनरली पूरा वर्ड क्या होता है, जैसे इसमें बोला कि ब्लाइंडिंग क्या होती है, केस रिकॉर्ड फॉर्म क्या होता है, क्लिनिकल रिसर्च क्या होती है, तो कुछ वर्ड्स के थे, क्लिनिकल वेरिफिकेशन वैलिडेशन क्या होता है, ये तुमको ये वर्ड पता चल जाएंगे। और इसके अंदर अलग चैप्टर उन्होंने दे रखा है, मतलब शुरू जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें तो उन्होंने वर्ड कम से कम 150 वर्ड्स हैं जो तुमने, जैसे हम पूछते हैं कि भाई टिचुरेशन का क्या मतलब है, ये हमें तो पता है लेकिन दुनिया को नहीं पता, लेकिन इसको भी अच्छे से उन्होंने डिफाइन किया। 82 वर्ड्स उन्होंने दिए हैं शुरू में ग्लॉसरी में, कि भाई इसका क्या मतलब है, जैसे क्लिनिकल वेरिफिकेशन क्या है, वो क्या मतलब होता है इसका। तो ये वर्ड्स जो हम रिसर्च में कई बार पढ़ रहे हैं, कई बार सुन रहे हैं, तो ये हमारे लिए मुश्किल है थोड़ा सा, ये शब्दों का कोई डेफिनेशन ढंग से हमें बता दे, क्योंकि हम किसी चीज़ को गूगल सर्च करते हैं तो वो अलग है, उसका गूगल सर्च जब हम करके देखते हैं तो वो डिफरेंट ही कुछ मीनिंग मिल रहा होता है, हमारी लाइन में वो मीनिंग वैलिड है कि नहीं, ये बात अलग होती है उसके अंदर, ठीक है। तो अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अरे यार चार्ट ओपन हो जा, तो ये ओपन होता है तुमको मैं बताती हूँ। ओके क्लिनिकल ट्रायल से सोच के देखो अपने तुम्हारे दिमाग में वर्ड क्या आता है। क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल का तो सीधा सा मतलब एक तो ये हो गया कि इसमें इंटरवेंशन हो रही होगी, सीधी सी बात जो समझनी होती है। तो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है ओके चलो ऐसे बता देती हूँ मैंने। तो इंटरवेंशन और नॉन इंटरवेंशन, ये वर्ड क्लियर थे। इंटरवेंशन का मतलब हम उसको कोई दवाई दे रहे हैं, उसके साथ कोई एक्सपेरिमेंट क्रिएट किया गया है, जो हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडी में पढ़ के आए थे। 2 ग्रुप्स में डालते हैं, 2 ग्रुप्स के बाद में उसको एक ग्रुप को कुछ देते हैं, दूसरे को नहीं देते। सिर्फ 2 ही ग्रुप्स में डालें, ये जरूरी नहीं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, 3 ग्रुप 4 ग्रुप ऐसे करके कुछ भी। और प्लस में ये होता है कि भाई 2 मेडिसिन को कंपेयर कर रहे हो, एक मेडिसिन को एक प्लेसिबो से कंपेयर कर रहे हो, या क्या कर रहे हो उसके अंदर वो पता लगे। तो ये उसकी सेटिंग है, एक तरीके से ये वो सेटिंग कर रहे हैं हम उसके अंदर। तो क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर क्या होता है, इंटरवेंशन की जा रही है, तो मतलब ऐसा सा कुछ हम उसके साथ कर रहे होंगे, और इसकी अलग अलग स्टेजेस होंगी। स्टेजेस का मतलब कि फर्स्ट फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3। कोई भी जो डॉक्टर होता है वो चारों फेजेस नहीं करता है, वो एक ही फेज करता है। जैसे कि हमारी लाइन में एक फेज का एग्जांपल देती हूँ, ड्रग प्रूविंग। तो हम मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन देने के बाद हम वेट करते हैं ओवर द टाइम, उसके सिम्टम्स नोट करते हैं। तो ये सबसे पहले हमारे पास ड्रग प्रूविंग करने के लिए एग्जैक्टली तो इसका स्क्रीन तुम्हें दूंगी, मैं थ्योरेटिकली तुम्हें वैसे बता देती हूँ कि हमारे पास मेडिसिन कैसे आती है। हमने कोई नई मेडिसिन या पुरानी कोई भी जो मेडिसिन होती है,
तो हम री वेरिफिकेशन करते हैं, नई की बात करते हैं। जैसे कोई नई मदर टिंचर बना, नया कुछ प्लांट मिला, उसका प्लांट का ये वाला हिस्सा फ्लावर यूज कर रहे थे, अब पता चला कि उसकी रूट यूज करके देखते हैं किसी और चीज के लिए, तो पता चला। तो वो पहले क्या करेंगे, पहले उस चीज को जैसे मैं बताया था कि लेबोरेटरी में करके देखेंगे, जो भी करेंगे, भले वो लैब के अंदर केमिकल से करके देखें या लैब के अंदर हमारे ह्यूमन सेल्स के ऊपर करके देखें, कहीं भी करें तो पहले वो करेंगे सबसे पहले लैब में। तो जो इंटरवेंशन वाली होगी वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगी कि इंटरवेंशन में एक तो लैब में इंटरवेंशन होती है, एक हमारे ह्यूमंस में होती है। ह्यूमंस तक पहुंचने से पहले वो पहले होगी लैब के अंदर। अब वो लैब में वो कैसे भी कर रहे हैं वो एक सेकेंडरी चीज है, वो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि हमारे पास जब वो वहां से सर्टिफाइड होके आ गई कि भाई ये ठीक है समथिंग, ये इसका पूरा प्रोसीजर भी उन्होंने डिसाइड कर लेते हैं कि ये प्लांट का ये वाला हिस्सा, इसमें ये टॉक्सिन्स होता है, ये होता है, ये सब ठीक है। अब उसके बाद ये डोजेस भी लगभग उन्होंने डिसाइड कर दी कि ये ठीक है, इसके अंदर इतनी डोज में देना है कि टॉक्सिसिटी क्रॉस ना करे, ऐसे करके। तो अब क्या होगा कि भाई लेकिन हमारे ह्यूमन में देने के बाद कितनी चीजें होती हैं कि जो ह्यूमन में आके ही ढंग से वो उसका ट्रायल सही होगा, लैब में उसका पता नहीं चल सकता पूरा। तो वो सबसे पहले जो हमारे हाथ में आती है, तो अभी हमको नहीं पता कि हम उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि नई चीज, हमें नहीं पता वो क्या सिम्टम्स दे रही है, ठीक है, कितनी मात्रा में देनी है, ना तो उसकी डोजेस पता, ना उसकी पोटेंसी को रिपीट करना पता, ना उसको ये पता क्यू में देना है या फिर डाइल्यूशंस में देना है, कैसे देना है, तो सब कुछ अंधेरे में उसके अंदर सिम्टम्स क्या है। तो हमें सब कुछ कैसे पता चल रहा है, ड्रग प्रूविंग में। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो जो अब ड्रग प्रूविंग के लिए कि भाई ओवर द टाइम कितने टाइम में ये जो मेडिसिन है डीप एक्टिंग है या एक्यूट टाइप की है या कितनी जल्दी सिम्टम्स दे देती है। कोई कई तो मेडिसिन ऐसी हैं कि भाई दिया ही नहीं और आधे घंटे में 15 मिनट में सिम्टम्स देने शुरू कर रहे हैं, तो हमारे पास ढेरों सिम्टम्स आ रहे हैं। और कई ऐसी मेडिसिन है कि तुम दे के बैठ गए और वो पेशेंट 2 महीने तक तुम्हें कोई सिम्टम ही नहीं दे रहा है, ऐसे करके तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि भाई इसको क्या करना है, बोले रिपीट भी करना है या क्या करना है। तो अलग अलग तरीका है। तो वो जो ये जो एरिया अपने लिए ये है फेज 0 कि अभी हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में। नामकरण किया है 0 1 2 3 बोल लेते हैं, कई जगह लिखा हुआ है सीधा ही 1 2 3 4 बोल लेते हैं, है 4 पार्ट्स। तो 0 1 2 3 तक बोल लो या 1 2 3 4 बोल लो, कहीं पे भी पढ़ लो। तो ये ऐसे उसमें होता है। करते यही है कि फर्स्ट स्टेप यही है, अभी पता नहीं हमारी लाइन में ड्रग प्रूविंग जैसे। अब उससे जो इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठी कर ली, डोजेस तैयार कर ली, ये पता चल गया कि भाई इतनी मात्रा में देते हैं तो सिम्टम्स आते हैं, ये सिम्टम्स हैं, फेस है, सेफ है, और कौन से ऑर्गन पे काम कर रही है, कहाँ पे सिम्टम्स दे रही है, तो हमने उसका डेटा इकट्ठा कर लिया। अब फिर अब हम जाके देते हैं, ये तो करी हमने हेल्दी पे, नहीं तो अगर सीधा उस पर कर ले तो क्या होता, गड़बड़। तो उसके बाद ये अब हमने जो सेकंड जो हमारी स्टेज आती है जिसे हम फेज फर्स्ट बोलते हैं, इसमें हम करते हैं कि जाके पकड़ के अब उसका थेरेपेटिक इफेक्ट देखते हैं, मतलब वो ठीक करती है कि नहीं करती। अब वो जो ये करते हैं ड्रग प्रूविंग, वो होती है 50 से 100 लोगों को, मतलब बहुत कम लोगों पे होती है सिम्टम्स। ड्रग प्रूविंग के लिए उतने लोग बहुत है सिम्टम्स दे रहे हैं। जो हम वैरायटी यूज करेंगे ड्रग प्रूविंग के, जो नियम तुम पढ़ चुके हो सारे सारे, कैसे करते हैं कि भाई डिफरेंट एजेस में होनी चाहिए और डिफरेंट जेंडर्स ले लिए, ओवर द टाइम एजेस, वो एज भी डिफरेंट हो, बच्चों में भी करी, बड़ों में भी करी, लेडीज पे भी करी, मैरिड अनमैरिड, सब सारा कुछ लगा लिया जाता है उसके अंदर, जो ग्रुप बनाया गया उसके अंदर पढ़ने का। तो सब पे वो सिम्टम्स इकट्ठे कर लिया। अब सब कुछ उससे स्टडी करके एनालाइज करके पता चला कि भाई ये इन्फॉर्मेशन है, ये मेडिसिन ऐसे यूज करनी है, इसका हमें आइडिया मिल गया। अब हम करते हैं फेज 1 थेरेपेटिक क्लिनिक। उसको पकड़ो, इसमें 100 से 500 या 1000 लोगों का, मतलब और इससे थोड़ा सा बड़ा ग्रुप हो गया, 100 से 300 लिखा हुआ था मेरे पास तो, लेकिन मे बी उससे भी बड़ा हो सकता है थोड़ा सा। तो अब उस पे जाके हम देते हैं कि भाई इन लोगों को ये ठीक कर रही है कि नहीं कर रही। मान लिया कि भाई वो थी गॉल ब्लैडर स्टोन की कोई मेडिसिन निकाली है इन्होंने और करी इससे इम्प्रूव कर रही है। अब वो थोड़े से लोगों को पकड़ो और उसको देना शुरू करो और ओवर द टाइम उनको देखते हैं, ऐसे करके वही सेटिंग करते हैं कि आधे लोगों को देते हैं, आधे लोगों को नहीं देते। तो ये पर्टिकुलर एग्जैक्टली ट्रू एक्सपेरिमेंट टाइप की जो स्टडी होती थी वो यहाँ पे देखते हैं। फेज 1 के अंदर स्मॉल ग्रुप पे थेरापेटिक इफेक्ट चेक करते हैं। अब यही जब तुमने ओवर द टाइम कर लिया, अब तुम यही थोड़े से और बड़े लोगों पे, मतलब बड़े ग्रुप पे अप्लाई करते हो, जिसे बोलते हैं फेज फर्स्ट हो चुका है, फेज सेकंड। इसमें कहते हैं थेरेपेटिक इफेक्ट का कंफर्मेशन, कि सच में यही था या पता चला कि उन्होंने जितने 500 या 1000 लोगों में जिन पे स्टडी करी उसमें कोई बायस आ गया,
मतलब उन्होंने बाई चांस एक ही तरीके के लोगों को इकट्ठा कर लिया, एक ही तरीके के लोकेशन को इकट्ठा कर लिया, या किसी भी तरीके का कोई एरर आ गया, तो उस एरर को रिकन्फर्म करने के लिए कि मे भी इसमें कोई एरर ना आ गया हो डिजाइन के अंदर, स्टडी के अंदर, तो उसका फिर से रिकन्फर्मेशन होता है, लिटिल बिट मोर पीपल उसके अंदर डबल कर लिए, मान लिया कि 500 थे 1000 कर लिया, ऐसे करके कुछ अंदाजे से बस उससे बड़ा ग्रुप ले लेते हैं, उसका रिकन्फर्मेशन। तो ये करते सेम, बिल्कुल सब डिटो सेम ही करते हैं, वही कि भाई उसका हम एक्सपेरिमेंट में करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, आधों को देंगे आधों को नहीं देंगे। तो जो 0 वाली है वो तो अलग ही है ड्रग प्रूविंग। फर्स्ट और जो सेकंड वाली है वो दोनों में लगभग मेथड एक जैसे ही हैं, बस बोलते अलग हैं क्योंकि नंबर ऑफ पीपल थोड़े कम और थोड़े ज्यादा हो गए हैं। और पहले हम बिल्कुल ही थेरेपेटिक इफेक्ट, फर्स्ट वाले में तो अंधेरा ही होता है तो स्टार्ट ही करते हैं और देख रहे हैं काफी ठीक है, काफी ठीक के बाद हम सेकंड में उस काफी ठीक वाले को 100% कंफर्म करने की कोशिश करते हैं एक तरीके से, तो ज्यादा कंफर्म आ गया। तो 3 चीजों में हमने ये कवर कर लिया। अब उसके बाद में हमें पता चल गया कि भी 1000 लोगों के साथ या जितने भी 10,000 लोगों के साथ जो हमने ये काम किया और थेरापेटिक इफेक्ट कंफर्म हो चुका है इसका। तो अब हम जाते हैं लास्ट फेज 3 बोलते हैं, कई जगह फेज 4 बोलेंगे, जैसे भी बोलेंगे। तो उसमें जाके हम करते हैं लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे। मान लिया क्लिनिक पे पहुंच गई, क्लिनिक में बांट देते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स में जाके यूज करो, नंबर ऑफ पीपल पे देखो उसका इफेक्ट। लेकिन वो तो अब हमारे पास जो मेडिसिन आई है हम तो यूज कर रहे हैं, सालों से हम एकोनाइट यूज कर रहे हैं, हमें कैसे पता कि भाई मे बी ये फेज 4 ट्रायल चल रहा हो ऐसे करके? ऐसा नहीं है। जो फेज 4 ट्रायल होता है उसके अंदर क्या जाता है कि उन लोगों से डेटा मांगा जाता है। हमसे कोई डेटा थोड़ा मांग रहा है एकोनाइट का या कोई भी मेडिसिन का, उसके अंदर मे बी हम जो हमारे जो अगर हमारा सारा कागज पत्र इकट्ठा हो और हमसे वो एनसीएच मांगे तो वो देखेगा कि भाई नई मेडिसिन के साथ ये हो रहा है, रिकन्फर्म के साथ हो रहा है, तो हम उनको डेटा वापस प्रोवाइड करें तो उनका स्टडी करेगा। तो इसका मतलब जो 4th जो ट्रायल चल रहा होगा तो कहाँ पे नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे भी डाला जाएगा, तो करने वाले तो तरीके वाले होंगे, मतलब हमको तो पता ही नहीं, हम तो अनजान लोग एकोनाइट दे जा रहे हैं ऐसे करके। लेकिन अगर वो फेज किसी चीज का फेज 4 ट्रायल चल रहा है तो इसका मतलब नंबर ऑफ पीपल पे दिया जा रहा है, तो इन्फॉर्मेशन पहले तो वहां वापस बैक जाएगी ना उसकी, तो ही पता चलेगा कि क्या हुआ। और लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे इसलिए किया जाता है क्योंकि कोई भी चीज भले कितना ही बड़ा सैंपल ले लो, अगर वो लार्ज नंबर ऑफ लोगों पे जाती है तो ही उसका सच सामने आता है, क्योंकि जितनी ज्यादा डिफरेंट इंडिविजुअल्स पे ट्राई होगी उतना ही सच पता चलेगा। तो फिर भी बायस आ सकता है, इसलिए 4th स्टेज तक वो अंडर ऑब्जर्वेशन होती है। अंडर ऑब्जर्वेशन, एकोनाइट अंडर ऑब्जर्वेशन नहीं है ऐसे करके अगर वो करे तो हो भी सकती है। लेकिन अब अंडर ऑब्जर्वेशन 4th स्टेज तक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जितना भी वो कहेंगे कि भाई 2 साल 4 साल या जो भी अपना टाइम पीरियड निकालेंगे, उसके बाद फिर से डेटा इकट्ठा किया जाएगा और एनालाइज किया जाएगा। और इस स्टेज पे आके कई चीजें सेकंड 3rd फेज में, मतलब 0, 1 और 2 जो सेकंड फेज पे ही विड्रॉ हो जाती हैं, और कई बार पॉपुलेशन, क्योंकि वो पॉपुलेशन में जाने से पहले ही विड्रॉ हो गई कि भाई लोगों पे ट्राई मत करना, ये अभी तक तो ठीक चल रही थी। और मोस्टली जगह तुम सुनोगे कि भाई फेज 2 ट्रायल फेल हो गया, जो तुम वैक्सीन के बारे में सुनते हो कि भाई फर्स्ट ट्रायल तक ठीक थी, 2nd ट्रायल में विड्रॉ हो गया, गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी, ये हो गया, कोर्ट केस हो गया, कुछ भी। तो फेज 2 वाले में क्योंकि वो इसके बाद बड़ी जनता की तरफ जाने वाले थे, उससे पहले ही फंस गए। तो ये जो स्टेज होती है वो फंसने वाली स्टेज होती है। और उसके बाद यहां से तुम पार हो गए तो भी तुम फंसे हो, क्योंकि पब्लिक के अंदर अगर कोई रिएक्शन आया, अब किसी चीज का आया तो वो पब्लिक पे आएगा, और पब्लिक में आने के बाद तो तुम पे और बड़ा पंगा हो जाएगा, क्योंकि 2nd टाइम तुम्हें कोई और काम करने की परमिशन नहीं मिलेगी, तुम्हारी कंपनी बंद हो सकती है, या तो तुम्हारा एक प्रोडक्ट ही बंद हुआ। फेज 2 के अंदर अगर तुम्हारा को परमिशन नहीं मिली तो हमारा एक प्रोडक्ट बंद हुआ कि भाई मैं कितने टाइप की वैक्सीन बनाता था, उसमें एक टाइप की वैक्सीन का ये स्टेज पर में हो गया गड़बड़। लेकिन अगर तुम ये वाली वैक्सीन अगर तुम्हारी पब्लिक में जाके गड़बड़ कर जाए और कितने बड़े लोगों को नुकसान हो जाए तो तुम्हारी कंपनी बंद हो जाएगी, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा ऐसे करने वाला। तो ये उससे बड़ा रिस्क है ऐसे करके। तो हमारी लाइन में भी ऐसा होता है कि टॉक्सिसिटी इफेक्ट और सब कुछ पहले देख लिया जाता है, उसके बाद जाके फर्स्ट 2nd 3rd पे जाया जाता है। अब मार्च लेवल पे जब वो दिया गया, उस पर देखा गया कि भाई जो वो क्लेम किया गया है अभी तक वो मेडिसिन सच में करती है कि नहीं करती, वो करती है तो पास हो जाती है, और 4th स्टेज के बाद ट्रायल खत्म हो जाते हैं।
तो कोई भी इंसान, कोई भी रिसर्चर चारों स्टेजेस नहीं करता, वो किसी एक फेज का पार्ट बनता है, उतना ही काम करता है, उतना। तो तुम कौन सी स्टेज का कर रहे हो? तो फर्स्ट वाले को बोलते हैं एक्सप्लोर वाली, बीच की जो दोनों थी वो ट्रू एक्सपेरिमेंटल वाली थी, और जो लास्ट वाली थी वो क्या होगी, उसका एक अलग नाम होता है, इसी का होता है शायद, एक्सपेरिमेंटल समथिंग कुछ होता है। देखो मैं कंफ्यूज थी उसके वर्ड में। तो बस उसमें होता यही है कि ये 4 फेजेस हैं और इस तरीके से ये काम करते हैं। इसको बोलते हैं हाँ प्रैग्मेटिक रिसर्च, इसको भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बोलते हैं। ट्रू एक्सपेरिमेंटल तो फर्स्ट और हाँ 0 फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट और सेकंड वाली जो बीच वाली दोनों है वो ट्रू एक्सपेरिमेंटल बोली जाती है। जो लास्ट वाली है उसको प्रैग्मेटिक रिसर्च बोलते हैं या फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ही बोलते हैं जनरली। और तीनों के वो जो वर्ड्स की कन्फर्मेटरी है वो ये होती है कि फर्स्ट वाली एक्सप्लोर करने के लिए होती है, और ह्यूमन ड्रग प्रूविंग वाली सेकेंड, और थेरेपेटिक इफेक्ट ट्रायल और थेरेपेटिक कन्फर्मेटरी ट्रायल। सॉरी मैंने ही गलत कर दिया, मैं तुमको फोटो भेज दूंगी नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक्सप्लोर करने वाली जो थी, ये मैंने गलत बता दिया गलती से, कि जो ट्रायल 0 था उसमें ड्रग प्रूविंग नहीं होती, ट्रायल फर्स्ट में शायद ड्रग प्रूविंग होती है। ये मुझे कंफर्म करने दो, शायद मैंने चार्ट में गलत ना लिख दिया हो। ठीक है, तो ये कंफर्म करके तुम्हें बता दूंगी, बस मैं इतना है। तो क्योंकि ये 0 1 2 3 कईयों में ऐसे दिया होता है, कईयों में 1 2 3 4 दिया होता है, तो ये मैटर इधर उधर शायद मैंने गलती से इधर उधर लिख दिया, पर मोटे तौर पे होता यही है, होता तो लगभग यही है। इसके अंदर एक्सप्लोर किया जाता है, पहले बीच वाली 2 सीरीज के अंदर उसको कंफर्म किया जाता है, लास्ट में पब्लिक पे लगाते हैं उसको। तो मुद्दा यही होता है, मेथड यही होता है। नामकरण क्या क्या है वो एग्जैक्टली तुम्हें बता दूंगी मैं इसके। ठीक है, और कुछ बताओ, इसमें से कुछ समझ में आया या नहीं आया? क्योंकि आज के लिए टॉपिक ये इतना ही है। ठीक है, इसकी इस वाले से भेजती हूँ, इस वाले से तुमको नोट्स भेजूंगी इसके, इसमें से पढ़ेंगे दोबारा। ये नई चीज़ थी मेरे लिए, नई चीज़ थी जब मैंने पढ़ी थी। ट्रायल सुन सुन के थक गए थे, लेकिन एक्चुअली ट्रायल्स कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं इसके अंदर। ठीक है, चलो फिर कोई क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो गुड नाइट।